नाक कान गला सिर्फ नाक कान गला नहीं रहा, अब इसमें सर और गर्दन भी इंक्लूड हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन। अगर आप गले को ले लें या नाक को ले लें या कान को, ये सारे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। यानी गला ख़राब होगा तो कान में ही प्रॉब्लम आएगा, गले में मसला है तो नाक का मसला भी हो सकता है, नाक में बलगम गिर रहा है पीछे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आप तंग कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तनवीर शेख है। तो सबसे पहले हम नाक की एलर्जी या नाक के बीमारियों को ले लेते हैं कि नाक की एलर्जी होती है कि आपको एनवायरमेंटल होती है या सीजनल होती है, ऐसा टाइम जिसमें आप या ऐसे एनवायरनमेंट में हो कि आप, मिसाल के तौर पर डस्ट एलर्जी है। किसी को, कुछ पेशेंट आते हैं, कहते हैं उनको इतर परफ्यूम की एलर्जी है। कुछ पेशेंट आते हैं वो एसी में बैठे होते हैं, बाहर निकलते हैं, जैसे धूप में जाते हैं तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, उससे प्रॉब्लम आता है। छींकें आने लग जाती हैं, नज़ला हो जाता है। जब ये नज़ला होता है, सर में दर्द और इसके साथ एलर्जिक साइनोसाइटिस, क्योंकि साइनसिस जो हमारी एयर स्पेसेस हैं चीख में अल्लाह ताला ने रखी हुई है, इनमें हवा होनी चाहिए। उनमें हवा की जगह वो बलगम या वो सिक्रीशंस ले लेती हैं जो छींकें नज़ला होने के बाद होती है। उसमें सर में दर्द होने लग जाता है, मरीज़ सजदे में जाता है तो सर भारी भारी होता है, वैसे सर भारी रहता है, बुखार हो जाएगा। लेकिन इसमें मुख्तलिफ कॉजेज़ आती हैं। एक तो यही होता है कि नाक का मसला हुआ एलर्जी का, उसके साथ साथ वायरल भी हो सकता है, क्योंकि और वायरल सिंपली आपको पता लग जाएगा कि फैमिली में एक को हुआ तो दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, साथ साथ जितने 4-5 लोग हैं घर में सबको वो नज़ला छींके होगा। नतीजा क्या होगा कि सब बीमार होंगे, फीवर होगा उनको, ये सब बुखार लेके आएंगे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें एलर्जी वाली होती है। एक तो सीजनल हो गया, फिर सीज़न का ये होता है कि सर्दी से गर्मी में आए, गर्मी से सर्दी आए तो कुछ वायरस एक्टिव होते हैं, कुछ एलर्जेंस जो तंग करते हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई टेक्सटाइल का बिज़नेस है, किसी का कोई और इस टाइप का बिज़नेस है कि वो उस काम से रिलेटेड होता है, तो हम पूछते हैं भी आपको प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस पेशेंट को एलर्जिक नोज़ है, एलर्जिक राइनाइटिस। अच्छा, अब इससे होता क्या है कि यहाँ से सिक्रीशन बन के ये पीछे गले में गिरती हैं, तो मरीज़ हमें कहेगा गला भी ख़राब हो रहा है, डॉक्टर साहब गला बहुत ख़राब हो रहा है, गला बहुत ख़राब हो रहा है। क्यों? अब जब देखो तो हिस्ट्री लो या उनसे पता करो तो पता लगता है एलर्जी है। दूसरी चीज़ होती है कि नाक के अंदर, अक्सर आपने सुना होगा मरीज़ों को हम बताते हैं कि नाक की हड्डी आपकी बढ़ी हुई है, वो ग्रोइंग एज में बढ़ती है या किसी को चोट लग गई उससे बढ़ती है, बचपन में चोट लगी तो ये हड्डी जो है, अंदर की हड्डी की हम बात कर रहे थे। अक्सर मरीज़ समझते हैं कि जी हमारी नाक की बाहर की हड्डी जो है इसकी बात करें, नहीं, उसकी बात नहीं हम कर रहे थे। हम बात कर रहे होते हैं नाक के अंदर वाली हड्डी की, जो लेफ़्ट राइट डेविएटेड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी नाक की हड्डी आपकी टेढ़ी है, डीएनएस है और ये प्रॉब्लम कर रही है। साथ साथ एलर्जी भी हो सकती है, दोनों चीज़। इसके अलावा नाक का अपना जो गोश्त है जिसको हम टर्बिनेट कहते हैं वो सूज सकता है, या किसी को एलर्जी सीवियर है तो नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं, नेज़ल पॉलिप, यानी नाक की जो झिल्ली है उसके ऊपर मज़ीद और झिल्ली ग्रो करके उसको हम कहते हैं नेज़ल पॉलिप। ऐसी पॉलिप मुंह के अंदर भी हो सकती है, कहीं भी जहाँ जहाँ म्यूकोज़ा या जैसे मुंह के अंदर झिल्ली है इसी के ऊपर ये दोबारा बन सकती है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिप। कहीं भी हो इसको पॉलिप कहते हैं, नाक में हो तो नेज़ल पॉलिप बोलेंगे। इसी तरह इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो आपको नाक की जो तंग करती हैं। इसको एलर्जी का एक टाइप होता है कि वेज़ोमोटर राइनाइटिस कहते हैं। उसमें डिफरेंट एलर्जेंस के अलावा हमारे जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं हम, वो इन्वॉल्व होता है। उसमें सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, यही वो पेशेंट होते हैं कि जो एलर्जिक अगर बहुत ज़्यादा होते हैं, पैदाइशी होते हैं या बाद में उनको सेकेंड टाइम पे एलर्जी डेवलप हो जाती है लेट एज में, उनकी हिस्ट्री में पता लगता है कि उनके पेरेंट्स में भी यही प्रॉब्लम था और उनको भी एलर्जिक एस्थमा तक हो गया। अब यहाँ होता क्या है कि वो बेचारे एस्थमा को ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये चेस्ट क्यों ख़राब हुआ है, चेस्ट में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म क्यों हो रहा है, सांस की नाली में घुटन क्यों हो रही है। प्रॉब्लम भी होता है कि एलर्जिक नोज़ से शुरू होकर गला और ये सब इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि जब हम एडवाइस करते हैं कि नाक का ऑपरेशन करना, जी आपकी हड्डी बढ़ी हुई है, तो मरीज़ बाद मुस्कुराते हैं कि हमारे फ़लाँ ने कराया तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं होता? हम हिस्ट्री प्रॉपर लेंगे कि अगर उसको एलर्जी भी है तो उसको पहले बताएंगे कि देखो बेटा आपको एलर्जी भी है, नाक तो खुल जाएगी, सांस लेने में आसानी आ जाएगी, लेकिन आपकी जो एलर्जी वाला मसला है ये इस ऑपरेशन से ख़त्म नहीं हो सकता, ये बहुत कम थोड़ा हो जाएगा, लेकिन एलर्जी कहीं भी कोई भी मेडिसिन, कोई भी प्रिवेंशन कर देंगे तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब इसके साथ रिलेटेड होता है कि कान में जो नलकियाँ जा रही हैं हमारे कानों में, उसको हम कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। ये अक्सर आपने नोट किया होगा कि हम जब लैंडिंग कर रहे होते हैं प्लेन में तो हमारे कान बंद होते हैं और लोग कानों को छेड़ रहे होते हैं।
वजह उसकी ये नहीं होती, वजह उसकी नाक में होती है। तो एलर्जिक नोज़ होगा या नाक की हड्डी बड़ी होगी तो वो लैंडिंग के टाइम पे उनके कान ज़्यादा बंद होते हैं, पर्दों पे जाके प्रॉब्लम होता है। ऐसे पेशेंट्स आते कंप्लेन लेके, जी हमारे कान के पर्दे में आवाज़ नहीं आ रही, सुनने में प्रॉब्लम आ रहा है, ख़ारिश हो रही है, तो फिर हम कान को भी एग्जामिन करते हैं कि कान में नाक की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। फिर हम इसके साथ आते हैं कि अगर पीछे बलगम गिर रहा है, नज़ला एलर्जी का हुआ या साइनोसाइटिस नाक की हड्डी की वजह से दोनों तरफ हो रहा है, दोनों साइनसेस आपके सर में ठीक में हैं, ये साइनसेस इन्वॉल्व हैं और उसमें साइनोसाइटिस रिपीटेडली हो रहा है, तो ये जो बलगम पीछे गले में गिरता है वो गले को ख़राब करता है। उसमें ये होता है कि आपको गले में 2-3 चीज़ें हैं। मेन हमारा जो गला हम सामने देखते हैं तो गले की दीवार नज़र आती है, जिसे हम कौवा कहते हैं, उसके पीछे तालू के पीछे वो गले की दीवार है, इसको हम फेरिंक्स कहते हैं। और फेरिंक्स जब इन्वॉल्व होता है इस वजह से तो उसको हम कहते हैं फेरेंजाइटिस, कि आपको भी एक्यूट या क्रॉनिक फेरेंजाइटिस हो गया बिकॉज ऑफ नोज़, ठीक है। उसमें फिर हम नाक भी एग्जामिन करते हैं, गला भी एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा गले में दोनों तरफ टॉन्सिल्स होते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए बताऊंगा कि अगर वो ठंडी खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाएं या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएं, तो उल्टी सीधी चीज़ें जिनसे बार बार गला ख़राब होता है और पेरेंट्स देखते नहीं हैं, तो उनका गला अगर बार बार ख़राब होता है तो वो हम फिर टॉन्सिल्स पे हम देखते हैं कि रिपीटेडली अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है साल में 3 बार या 4 बार, और अगर टॉन्सिलाइटिस है और एंटीबायोटिक्स अब बार बार उसको बच्चे को दे रहे हैं और कमज़ोर होता जा रहा है, फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि जी ये टॉन्सिल्स बहुत ख़राब हो चुके हैं, यकीनन ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है, तो लेकिन अब ये ख़राब हो चुके हैं, अब ये समझिए आपके इतने ख़राब हो गए कि बार बार ये इन्फेक्शन इनको होता है, फिर हमें इसको रिमूव करना पड़ता है, हमें टॉन्सिलेक्टमी पे जाना पड़ता है। उनको बताना पड़ता है कि 3 और 4 अटैक्स और मोर देन दैट अटैक्स से ज़्यादा, 3 से 4 अटैक्स से ज़्यादा होंगे और बार बार बच्चा एंटीबायोटिक ले रहा है, ग्रो नहीं कर रहा सही, फिर हम कहते हैं कि जी इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अक्सर वालदैन परेशान होती है, डॉक्टर साहब ये तो डिफेंस मैकेनिज़्म है, इसमें ऑपरेशन कर देंगे। तो इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में पूरा डिफेंस मैकेनिज़्म बिछाया हुआ है, जो सर से पैर तक हमारे 800 लिम्फ ग्लैंड्स है, ये टॉन्सिल्स भी लिम्फ ग्लैंड्स हैं, इसके साथ हमारे दूसरे स्ट्रक्चर्स लिवर है, स्प्लीन है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को कवर करते हैं और ये हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म है पूरा। ये फ़ौज है हमारी, यकीनन ये फ़ौज है। लेकिन ये जो 2 टॉन्सिल हमारे गले में और ख़राब हुए हुए, अगर रिपीटेडली ख़राब होते हैं, हम इसलिए उनको कहते हैं कि बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो अब इसको निकालना पड़ेगा। ये फ़ौजी है, ये वो फ़ौजी है, या वो डिफेंस मैकेनिज़्म में मेन लाइन ऑफ डिफेंस हमारा ख़राब हो चुका है, ये वो चौकीदार गले में बैठे हुए हैं जो अब बीमार हो चुके हैं, इनको रिमूव करना ज़रूरी है, वरना इनकी पेचीदगियाँ आ जाती हैं या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस ख़ास तौर पे खुदा न खास्ता दिल का मसला होता है, दिल का वाल्व ख़राब हो सकता है, जॉइंट्स ख़राब हो सकते हैं, इसको हम रूमेटिक फ़ीवर कहते हैं। इसके अलावा इसमें रूमेटिक फ़ीवर के अलावा जो जॉइंट्स पेन वगैरह हुआ, इसी तरह किडनी में भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि इन पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है कि इनको रिमूव कर दिया जाए, जिसमें अक्सर पेरेंट्स परेशान होते हैं। अब हम आते हैं कान की तरफ। कान में हमारे एक्सटर्नल ईयर नज़र आ रहा है आपको। एक्सटर्नल ईयर में सुनने में कैसे प्रॉब्लम होगा कि अगर कान में बनता हुआ वैक्स जो हमारे कान में बनता है, लिक्विड वैक्स होता है, ये ग्रेजुअली ड्राई होकर बिल्कुल ब्लैक एंड ब्राउन एक गुठली सी बन जाती है, और जैसे ही आपने कॉटन बड यूज़ की, उसको आगे पुश कर दिया या नहाए, पानी चला गया, तो क्या होगा कि आपके कान के पर्दे को वो ब्लॉक कर देगा, डेफनेस शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कान बंद हो गया डॉक्टर साहब, आवाज़ ही नहीं आ रही, किसी तरह से भी आवाज़ नहीं, क्या करें? तो एग्जामिन करते हैं तो वैक्स होता है। इस वैक्स को हम पहले सॉफ्ट करते हैं, दवाएं देते हैं, सॉफ्ट हो जाता है, फिर इसको रिमूव करते हैं। फिर एक्सटर्नल ईयर के आगे हम जाते हैं, कान का पर्दा है। अगर हमें नज़र आता है कान का पर्दा सूजा हुआ है, उसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वो आमतौर पे नाक या गले की वजह से भी जाता है उस ट्यूब के ज़रिए, जिससे मैंने पहले बताया यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, दोनों तरफ नाक से हमारे कान के पर्दे के पास जाती हैं, वहाँ से इन्फेक्शन चला जाता है और कान का पर्दा सूजा हुआ नज़र आता है, रेडिश नज़र आता है, तो हम कहते हैं ये इसको ओटाइटिस मीडिया या मिरर इन्फेक्शन हुआ। इससे भी डेफनेस हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है और ट्रीटमेंट के बाद बेहतर हो जाती है। अब हम आते हैं इनर ईयर। इनर ईयर में ज़्यादातर ओल्ड एज वालों का ज़्यादा मसला आता है, जिसमें एजिंग प्रोसेस में हेयरिंग कम हो जाती है, जैसे विजन ख़राब होता है, ऐसे ही समाज में भी मसला आता है। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब 70-75 साल उम्र है, 60-65 है, प्लस ये कि अग्रेवेटिंग जो चीज़ें उसको बढ़ाती हैं उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं। अगर ओल्ड एज के साथ पेशेंट आ रहा है कि जी आपको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपने कभी कोई लाउड साउंड को ऐसी जगह काम तो नहीं किया जो नॉइज़ डेफनेस कर रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये डेफनेस होती है जो इनर ईयर की वजह से होती है। उसमें फिर हम ये करते हैं, उसके लिए अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट देते हैं, उसका अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। फिर फर्दर ये होता है कि अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए कहते हैं, शुगर कंट्रोल, उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए कहते हैं,
अगर तो वो कंट्रोल हो जाता है और साथ में ज़ाहिर है कि एज फैक्टर भी आ रहा है तो काफ़ी पेशेंट इंप्रूव कर जाते हैं, दवाइयों के साथ भी इंप्रूव कर जाते हैं। अगर इंप्रूव नहीं करते फिर हम उनके हेयरिंग टेस्ट भेजते हैं, वो टेस्ट हम कराते हैं कि इनको समाज में कमी किस वजह से हो रही है, जिसे हम प्योर टोन ऑडियोमीट्री कहते हैं। और ये साउंड प्रूफ रूम में बिठा के, वो हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, हम दूसरी जगह भेजते हैं जहाँ पेशेंट करा के आ जाता है और फिर हम उसको एडवाइस कर देते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम इनर ईयर का आ रहा है, आपको डेफनेस इसके लिए हो रही है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।